इजराइल में ना एक निश्चित एज के बाद सभी नागरिकों को मिलिट्री सर्विस करनी होती है और अभी तो युद्ध चल रहा है हमास के साथ, तो इजराइल को जरूरत है वो लोग जो युद्ध लड़ सकें। लेकिन देखो इसी बीच 18 साल का एक लड़का टाल मिटनिक लड़ने से इनकार कर देता है। वो कहता है देखो ये ना साइकिल चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है इजराइल की तरफ से, बाद में पैलेस्टीन जो है वो रिटालिएट करता है, मतलब पैलेस्टीन के लोग रिटालिएट करते हैं और ये अब खून बहता है, ये साइकिल काफ़ी समय से चला जा रहा है। मैं सॉल्यूशन की तरफ काम करना चाहता हूं, मैं इस साइकिल में हिस्सा नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं लड़ने से इनकार करता हूं। बाद में उन्होंने ट्विटर पर यह भी लिखा, देखो कानून बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा और लोग गलत भी हो सकते हैं। एक वो समय था जब स्लेवरी को सही माना जाता था, एक वो समय था जब महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं था, लेकिन चीजें बाद में चेंज हुई क्योंकि मेरे जैसे लोगों ने आवाज उठाई, तभी चीजें चेंज हुई थी। आज मैं आवाज उठा रहा हूं। तो टाल मिटनिक ने ये सारी बातें बोली, इनको 30 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। टाल मिटनिक जो है ये है कंसाइंसियस ऑब्जेक्टर, मतलब जो अपनी कंसाइंस के चलते या मोरल बिलीफ्स के चलते या फिर रिलीजियस बिलीफ्स के चलते लड़ने से मना कर रहे हैं। देखो एक बहुत फेमस बॉक्सर रहे हैं मोहम्मद अली, यूएस में वियतनाम वार के दौरान कंस्क्रिप्शन लगा था, सबको मिलिट्री सर्विस परफॉर्म करनी थी एक निश्चित एज के लोगों को। इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला कि जो ब्लैक्स हैं उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यूएस के अंदर, उनको उनके राइट से डिनाई किया जा रहा है, मैं क्यों दूसरे देश में जाके बम गिराऊं, उनके लोगों को मारूं। तो इन्होंने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई थी। बाद में इनको 5 साल तक की सजा सुनाई, मुकदमा चला, बाद में इनको छोड़ दिया गया। लेकिन उस समय ना सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के ये हीरो बन गए थे। यहां पर डायलेमा पता क्या आता है, यहां पर डायलेमा आता है, एक तरफ देखो इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो लोग जो नहीं लड़ना चाहते अपने कंसाइंस के चलते या रिलीजियस बिलीफ्स के चलते या मोरल बिलीफ्स के चलते, और दूसरी तरफ स्टेट के प्रति ड्यूटी, स्टेट के प्रति भी ड्यूटी देखो एक बहुत बड़ा मोरल प्रिंसिपल है। दोनों में किसको तवज्जो दी जाए। इवन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में यह लिखा गया है, देखो इंडिविजुअल फ्रीडम का पालन करना जरूरी है, तो स्टेट ऐसे लोगों को तंग ना करे जो मना कर देते हैं युद्ध लड़ने से। कम से कम देखो डेमोक्रेसीज में तो नहीं, अब जहां पे तानाशाही है, नॉर्थ कोरिया है जैसे देश हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बात इक्विटी एंड फेयरनेस की भी आती है। अब ऐसे लोग जो लड़ने से मना कर देते हैं, अब सोसली इनका बायकॉट हो जाता है। अब इजराइल में पसंद तो नहीं किया जाएगा जाहिर तौर पे इनको, टाल मिटनिक को, सोसली इनका बायकॉट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा इनके साथ में। तो क्या ये सब चीजें जायज हैं? ये सारे क्वेश्चंस एथिकल इश्यूज इमर्ज होके आते हैं इस इशू से। अगर देखो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए आप किस चीज को तवज्जो दोगे, क्या आप इंडिविजुअल राइट्स को तवज्जो दोगे या फिर स्टेट ड्यूटी को तवज्जो देंगे? किस चीज को आप तवज्जो दोगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। डेट आज की 28 दिसंबर है और काफ़ी बढ़िया डिस्कशन आज की रहेगी। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीजनल डिस्पैरिटीज से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, कैसे रिजोल्व किया जाए, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा डेवलप क्यों है, ये सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पे विकसित भारत 2047 का जो विजन है, क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रीजनल डिस्पैरिटीज को रिजोल्व करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे ना, तो उन्होंने कुछ ही एरियाज पे ज्यादा फोकस किया डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। जैसे देखो बॉम्बे का एरिया, बॉम्बे प्रोविंस, इसके अलावा मद्रास प्रोविंस। तो आजादी के बाद भी ना इन प्रोविंसेस के पास, इन रीजन्स के पास थोड़ा एडवांटेज था। इसके अलावा जो कोस्टल स्टेट्स थे उनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था कि वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड आसानी से कर सकते थे कोस्टल रूट्स के थ्रू। पॉइंट ये है, ये रीजन्स ना ज्यादा डेवलप हो गए। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड क्यों है। एक रीजन देखो ये भी है। अगर देखो पिछले 30 सालों का हम डेटा उठाकर देखें तो साउथ इंडिया के स्टेट्स में जो ग्रोथ रेट है वो 5 से 6% रही है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2 से 3% रही है। पर कैपिटा इनकम में डिस्पैरिटीज काफी ज्यादा है।
गोवा एक राज्य है बिल्कुल छोटा सा। गोवा में जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बिहार की पर कैपिटा इनकम से 10 गुना ज्यादा है। जबकि 1990 में गोवा की पर कैपिटा इनकम बिहार की पर कैपिटा इनकम से 5 गुना ज्यादा थी। मतलब डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही हैं। और ये चीज देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है स्टेट के लेवल पे है, इवन आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे देखिए। स्टेट के लेवल पे तो मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो देश की जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन देखो, महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ सिटीज, जैसे देखो मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, ये महाराष्ट्र की जीडीपी में ना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी महाराष्ट्र के बहुत सारे रूरल जिले हैं जो महाराष्ट्र की जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन आप यूपी का एग्जांपल लीजिए, यूपी में गौतम बुद्ध नगर यूपी की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 8.91%। बाकी तो देखो यूपी के 65 जिले ऐसे हैं जो यूपी की जीडीपी में ना टोटल 4% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इतने कितने हैं यूपी में? यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75। तो ये हमने डिस्पैरिटीज को देखा जिले के लेवल पे। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं। देखो, अगर हम देश में उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जहां से एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसे मान लीजिए 680 एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें भी देखो टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना एक्सपोर्ट करने वाले, वो देश के एक्सपोर्ट में 87% कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन देखो बेसिक एमिनिटीज जैसे वाटर कनेक्शन, इन मामलों में भी ना देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में असमानताएं काफी ज्यादा हैं। जैसे देखो ये कुछ डेटा है, 680 जिलों में 105 जिले ऐसे हैं जहां पर सभी हाउस होल्ड्स के पास में फंक्शनल टेप वाटर का कनेक्शन है, यानी पाइप लगा हुआ है और वहां पे पानी आता है हर घर में। और 680 में से देखो 340 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे 50% से भी कम हाउस होल्ड्स के पास में फंक्शनल टेप वाटर का कनेक्शन है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो जिन राज्यों में डेवलपमेंट ज्यादा है, जिन राज्यों में डेवलपमेंट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप आपको मिलेगा, वहां पे आपको जॉब्स ज्यादा मिलेंगी। तो होता क्या है, माइग्रेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल बिहार में डेवलपमेंट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोंग नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो बिहार के बहुत सारे युवा लोग, इवन बड़े लोग, वो जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में हाल ही में तमिलनाडु के एक पॉलिटिशियन दयानिधि मारन, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो गया जिसमें उन्होंने बोला कि बिहार के लोग जो हिंदी बोलते हैं वो यहां पे आके टॉयलेट क्लीन करते हैं। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। बाद में उन्होंने बोला कि वीडियो तो पुराना था। लेकिन देखो पॉइंट ये है, कम डेवलप्ड राज्यों से लोग जाते हैं माइग्रेशन के लिए उन राज्यों में जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है। अब देखो इसका नुकसान ना उन राज्यों को होता है जहां से माइग्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल बिहार, अब काम करने वाले ज्यादातर लोग तो चले गए दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, तो यहां पे स्किल की कमी हो गई बिहार में। अब बिना स्किल के यहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, बिना स्किल के यहां पे लोग बिजनेस करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो चले गए दूसरे राज्यों में बिजनेस करने के लिए। आप बोलोगे सर गरीबी इतनी ज्यादा है बिहार में, अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो वो लोग रुक के यहां पे करेंगे क्या? देखो ये विशियस साइकिल है। माइग्रेशन होता है इसलिए वहां पे बिजनेस नहीं जनरेट होते, और दूसरा बिजनेस नहीं है इसलिए माइग्रेशन होता है। ये तो वो वाली बात होगी, पहले मुर्गी आई या अंडा। पॉइंट समझ गए ना? बिजनेसेस नहीं है इसलिए माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है इसलिए बिजनेसेस नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो इतना तो हमें समझ में आ गया कि रीजनल डिस्पैरिटीज देश में काफी ज्यादा है। अब देखो रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए ना फाइनेंस कमीशन क्या करता है, उन राज्यों को जहां पे गरीबी ज्यादा है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, उनको ज्यादा पैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल बिहार को ज्यादा पैसे मिलते हैं जितना कि बिहार कंट्रीब्यूट करता है देश के रेवेन्यू में, और वो जरूरी भी है बिहार को ज्यादा पैसे मिले,
क्योंकि अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं देगी उन रीजन्स को जो कम डेवलप्ड हैं, फिर तो वो स्टेट्स बेचारे और भी कम डेवलप रहेंगे। समझ गए? इसलिए कम डेवलप्ड राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पैसे देती है फाइनेंस कमीशन के थ्रू। और इसी की शिकायत कई बार साउथ इंडिया के स्टेट्स करते भी हैं। वो बोलते हैं कि हम ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं देश के रेवेन्यू में, बट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल कमीशन के थ्रू कम पैसे मिलते हैं। कम पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो ज्यादा डेवलप्ड हैं। और देखो एक बात है, जैसे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं या फिर महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनकी डेवलपमेंट में ना माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर माइग्रेशन ना होती तो लेबर की जबरदस्त शॉर्टेज होती गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो लगी हैं, अगर सस्ती लेबर ना अवेलेबल होती तो क्या वो बन पाती? बहुत महंगी बन पाती और बहुत दिक्कतें आती। तो मतलब देखो, बिहार के जो वर्कर्स हैं ना, पूरे देश की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उन वर्कर्स के बिना एवं डेवलप्ड स्टेट्स में भी इस कदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आना मुश्किल था, इस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाना मुश्किल था। हां देखो, एक क्वेश्चन जरूर उठाया जाना चाहिए, इतने समय से बिहार को फाइनेंस कमीशन से पैसा मिलता है, लेकिन अभी तक बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? कहीं ना कहीं देखो, यह बोला जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, बिहार की राजनीति, करप्शन, पॉलिटिकल लीडर्स की विल पावर, ये चीजें भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं आ पाया। अब राइटर इसके बाद ये सजेस्ट करते हैं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है डिस्पैरिटीज को कम से कम करना। अगर देखो डिस्पैरिटीज बढ़ती हैं, इनइक्वालिटीज विभिन्न रीजन्स के बीच में, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में बढ़ती है, तो फिर सोसाइटी भी इनस्टेबल होती है, क्राइम रेट बढ़ता है। इसलिए ये डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज कम से कम होनी चाहिए और इसको कम से कम करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए। अब एक बिगिनर मेरे से पूछ रहा था कि वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच क्या होती है। देखो, हर एक पर्सन को ना एक साइज का जूता नहीं आता, सभी को अलग अलग साइज का जूता आता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज चलाए ना, सभी राज्यों के लिए एक पॉलिसी ना चलाए, जिस राज्य की जैसी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसी के हिसाब से पॉलिसी चलाए। अब जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी आगे हैं, तो ऐसी पॉलिसीज इनके लिए चलाई जाएं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये और ज्यादा तरक्की करें और ज्यादा डेवलपमेंट करें। अब जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ये एग्रीकल्चर में काफी आगे हैं। अब पंजाब एंड हरियाणा को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप एकदम से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आगे बढ़िए। हालांकि देखो, हरियाणा को एडवांटेज है दिल्ली के नजदीक होने का, गुड़गांव है हरियाणा में, बट आप पंजाब की बात कीजिए। पंजाब में अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ज्यादा लगेंगी, क्योंकि पंजाब का एज है एग्रीकल्चर में, तो पंजाब ज्यादा अच्छे से तरक्की कर पाएगा। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ माइनिंग में आगे है, तो माइनिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रमोट करेगी तो ज्यादा फायदा होगा। तो राइटर ये कहते हैं, नीति आयोग इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। जिस राज्य का जिस चीज में, जिस सेक्टर में एज है, वहां पे उसी चीज को प्रमोट किया जाए, उसी एज का फायदा उठा के वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट लाई जाए। जैसे बिहार की बात कीजिए। अब बिहार में देखो, यूं बोलना कि रातों रात इंडस्ट्रीज लगाओ, ये देखो मुमकिन नहीं है। आप भी समझदार हो, सबसे पहले तो बिहार में ना बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करनी होंगी। बेसिक एमिनिटीज जैसे पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, जब ये बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन अच्छी होगी, स्किल दी जाएगी, तब जाके हम बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलना होगा बिहार में। तो कुल मिला के देखो, राइटर यही कहते हैं, देखो डिस्पैरिटीज को कम से कम करे सरकार, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आज हमारे पक्ष में है, मीडियन एज इंडिया की 28 है, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। यूथ को स्किल देना, एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें देश की इकोनॉमी में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, डिस्पैरिटीज को रिजोल्व करने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। आप देखो, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि, पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, जेंटलमैन। अगर देखो शुरुआती सालों की बात करें, 33 साल की उम्र में ये पार्लियामेंट में पहुंच गए थे।
उस समय धुरंधर नेता पार्लियामेंट में मौजूद थे, ऐसे नेता जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो उन लीडर्स के बीच में यंग वाजपेयी अपनी पहचान बनाने में सफल साबित हुए। उनके पास में देखो बहुत ज़बरदस्त ओरेटरी स्किल्स थी, मतलब बोलने की जो कला थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और इनके पास में कंटेंट भी था। कईयों का देखो बोलने का तरीका अच्छा होता है, कंटेंट नहीं होता। इनका कंटेंट भी उतना ही खूबसूरत था जितना बोलने की कला। वाजपेयी जी के देखो कुछ ऐसी खूबियां थी जिसको लेके इवन विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे। जैसे देखो 1971 वार में जब इंडिया जीता ना, तो उस समय वाजपेयी आपको पता है विपक्ष में ही थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ की थी और इंदिरा गांधी को दुर्गा से कंपेयर किया था। उनकी फेमस स्पीच का एक वाक्य है जब उन्होंने कहा था पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी लेकिन देश बना रहेगा, इसी टाइप की कुछ उनकी जबरदस्त स्पीच थी। तो देखो उसी को ये शो करता है 1971 में उन्होंने देश हित में उस समय प्रधानमंत्री का साथ दिया था, जबकि देखो आज के समय में इजराइल में युद्ध चल रहा है, आपको पता है इजराइल हमास का। इवन इजराइल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी एकजुट नहीं है। आज की राजनीति देखो पहले की राजनीति से अलग थी। एक और किस्सा है, जब ना वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो नेहरू की फोटो हटा दी गई थी, तो इन्होंने नेहरू की फोटो फिर से वापस लगवाई थी उसी जगह पे जहां से फोटो हटाई गई थी। उनकी इंटीग्रिटी से संबंधित एक और किस्सा शेयर किया जाता है। देखो 1999 में ना नो वोट कॉन्फिडेंस हुआ था उनकी सरकार के अगेंस्ट। एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। एआईडीएमके ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली थी सरकार से, लेकिन उस समय देखो एक चीज ये हुई, कांग्रेस के एक एमपी वो सीएम के पद की शपथ ले चुके थे उड़ीसा में। लेकिन ऐसा होता नहीं कि हां किसी एमपी को सीएम बना दिया जाता है, मीनवाइल अभी एमपी के पद से रिजाइन नहीं किया। तो ऐसे ही एक एमपी थे गिरधर गोमनगो, वो पहले एमपी थे, उनको बाद में उड़ीसा का सीएम बना दिया गया। हालांकि सीएम बनने के बाद भी उन्होंने अभी अपनी एमपी की सीट नहीं छोड़ी थी। अब उन्होंने भी वोट दिया इस इलेक्शन में। कायदे से देखो अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये एथिकली गलत है कि आप सीएम बन चुके हो फिर भी आप पार्लियामेंट में आके एज ए एमपी वोट दे रहे हो। उस समय जब सरकार गिरी एक वोट से, तो विपक्ष भी कोई विकल्प नहीं प्रेजेंट कर सका, तो दोबारा इलेक्शन हुए 1999 में और वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देखो कई मौकों पे डिसाइसिव लीडरशिप शो करी, जैसे पोखरान सेकंड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ पोखरान में, कारगिल वार, दोनों मौकों पर ना वाजपेयी के ऊपर में ना इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेशर के तले दबे नहीं। और इंडिया उस समय खतरा फेस कर रहा था कि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इस प्रकार से कदम उठाए कि इंडिया बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं हुआ, इवन न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी। नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे ना, वाजपेयी चाहते तो कह सकते थे ये रिफॉर्म्स कांग्रेस लेके आई है। आमतौर पे ऐसा होता है ना कि हाँ एक सरकार की जो स्कीम्स हैं अगली सरकार आने के बाद में टोटली बदल दी जाती हैं, लेकिन वाजपेयी की लीडरशिप में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जारी रहे, बल्कि फर्दर रिफॉर्म्स भी आए। जैसे टेलीकॉम रेवोल्यूशन है, पहले सिर्फ बीएसएनएल की मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन वाजपेयी जी की विजनरी पॉलिसीज के कारण टेलीकॉम में बीएसएनएल की मोनोपोली टूट गई और आज जो हम इतना सस्ता, सही बता रहा हूं मैं, दूसरे देशों में ना प्लान्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इंडिया में जो प्लान्स हैं ना महीने के वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में। तो ये इसी का नतीजा है कि टेलीकॉम की मोनोपोली सही समय पे टूटी, प्राइवेट कंपनीज ने एंट्री की, इससे मोबाइल कनेक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, लोगों तक पहुंची और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे देश में आए टेलीकॉम के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए। वाजपेयी जी ने कई मौकों पे ना बिल्कुल प्रिंसिपल स्टैंड लिया। जैसे देखो एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए साफ बोला कि हम एमपीज की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, ऐसी सरकार चलाने से तो अच्छा है कि हम विपक्ष में बैठ जाएं। और देखो अपने ना राजनीति के ज्यादातर समय वो विपक्ष में ही रहे। रूल तो उन्होंने मतलब सत्ता में तो वो बहुत कम सालों के लिए लास्ट में आए, अदरवाइज तो पूरी जिंदगी वो विपक्ष में ही रहे। वाजपेयी जी की इन्हीं खूबियों के कारण ना सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, सभी
आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस के लोग उन्हें पसंद करते थे। मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में बेशक थे, कड़वाहट नहीं थी रिश्तों में। ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो किसको क्रिटिसाइज भी करते ना, तो ऐसे क्रिटिसाइज करते कि सामने वाले को चुभे ना। ये भी देखो एक बहुत बड़ी कला होती है कि आप क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का, लीडर्स का, लेकिन इस प्रकार से कर रहे हो कि वो बात तीखी नहीं है और बात कहने का स्टाइल ऐसे है कि वो वैचारिक मतभेद हैं। ये चीज देखो आज की राजनीति में ना कहीं मिसिंग है। आज राजनीति में ना पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से नफरत करते हैं, ऐसा सा माहौल हो गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने वाजपेयी जी के जीवन से, उनकी गवर्नेंस से समझे। क्वेश्चन आए तो आप एड्रेस कर सकते हो। पॉलिटिकल फोर्टिट्यूड के बारे में भी आप लिख सकते हो कि बहुत सारे एडवर्सिटीज आई जीवन में। जैसे मैंने बोला, ज्यादातर समय वो विपक्ष में ही थे, लेकिन तिनका तिनका बीजेपी को वो उठाते गए और अंत में बीजेपी सत्ता में आई। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल विजन इंडिया 2047 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2024 के शुरुआत में ना प्रधानमंत्री मोदी एक डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे, विजन इंडिया 2047। मतलब 2047 के लिए देश का विजन क्या है, इसमें सब कुछ, इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ बताया जाएगा कि कौन से सेक्टर्स में कैसे कैसे रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है ताकि 2047 आते आते देश की इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए। तो ये डॉक्यूमेंट आने वाला है और आपका काम बढ़ने वाला है, यूँ मान लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट को तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। काम की चीज़ें मिलेंगी 100% इस डॉक्यूमेंट में। जैसे नीति आयोग ने 75 साल पूरे होने पे एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, वो भी काफ़ी काम का था। तो जब आएगा तो उसे डिस्कस कर लेंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत सरकार ने अभी बताया है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक 2030 तक का, उसके बाद आने वाले 17 सालों का, 2031 से लेकर 47 के बीच का। काफी एम्बिशियस टारगेट रखा है सरकार ने कि 2030 से लेकर 47 के बीच में देश की ग्रोथ रेट रहेगी 9%। सरकार की देखो सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि हम मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाएं। जैसे देखो कुछ देश, फॉर एग्जांपल ब्राजील, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, ये वो देश हैं जो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुके हैं। देखो होता क्या है, किसी भी देश में ना जब वेजीज काफी सस्ते होते हैं तो कम पैसों में मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, क्योंकि आपको वेजीज जो है, तनख्वाह जो है बहुत कम देनी पड़ रही है मजदूरों को। तो कम रेट पे आप प्रोडक्ट बनाओगे और फिर उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे से वो एक्सपोर्ट हो पाते हैं। लेकिन ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस देश में, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, शुरू में वेजेस सस्ते थे इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेजेस बढ़ गए। मतलब जो चीज़ स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ नहीं रही। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो इन देशों में ना मशीनरी में इनोवेशन नहीं आया, थोड़ा बहुत कॉपी जो किया था उससे काम नहीं चल पाया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनोवेशन आना चाहिए था, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, R&D होनी चाहिए थी, ये सब चीजें नहीं हुई, जिसकी वजह से ना ये देश फर्दर ग्रो नहीं कर पाए। थाईलैंड, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये देश फर्दर ग्रो फिर नहीं कर पाए, मिडिल इनकम में ही फंस के रह गए। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे इंडिया ये इंश्योर कर सकता है कि इंडिया मिडिल इनकम के ट्रैप में ना फंसे। देखो जो गलतियां ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने की है ना, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। हमें स्किल्स देनी है, बार बार घूम फिर के पॉइंट ये आ जाता है, स्किल्स देनी है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, R&D पे फोकस करना है, इनोवेशन पे फोकस करना है, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है ताकि कुछ ही एरियाज पे, फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी हो, हमारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड हो। तो ये सारे स्टेप्स उठाने हैं और इन सब चीजों को देखते हुए ही ये डॉक्यूमेंट आएगा, विजन 2047। स्ट्रेंथ क्या है इंडिया की? देखो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे देश में 600 मिलियन लोग अभी ऐसे हैं जिनकी एज 18 से 35 के बीच में है और 65% जनता की एज 35 से कम है। लेकिन धीरे धीरे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो पीक कर जाएगा, इसलिए सरकार को जल्दी से यूथ को स्किल देनी पड़ेगी अच्छे से, और जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी देनी पड़ेगी। हमने स्किल से संबंधित एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। हमारी डेमोक्रेसी काफी वाइब्रेंट है। देखो डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है,
लेकिन फिर भी देखो एकजुटता भी है। अगर कुछ थोड़े बहुत इश्यूज को छोड़ दें तो हमारे देश में बहुत जबरदस्त एकजुटता है, जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हमेशा बात करते हैं। देश की इकोनॉमी रिजिलियंट है, ये भी इंडिया की एक स्ट्रेंथ है। कोविड-19 की महामारी आई, लेकिन उसके बाद इंडिया ने एक जबरदस्त ढंग से बाउंस बैक किया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, लेकिन इंडिया पर ज्यादा बुरा असर नहीं हुआ। मतलब इंडिया की इकोनॉमी रिजिलियंट है। जो इकोनॉमिक शॉक आते हैं ना, उन शॉक से जल्दी से उबर जाती हैं। नेक्स्ट, सॉफ्ट पावर की बात कीजिए। आज के समय में इंडिया की सॉफ्ट पावर काफी ज्यादा है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2023 के हिसाब से सॉफ्ट पावर के मामले में इंडिया 28वें नंबर पे है। थोड़ा और पैकेजिंग इंडिया अच्छे से करे तो इंडिया और भी ऊपर पहुंच सकता है। कुछ देशों की सॉफ्ट पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उन्होंने पैकेजिंग बहुत अच्छे से की है, मार्केटिंग उन्होंने बहुत अच्छे से की है अपने प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट, आज देखो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना इंडिया का रोल काफी इंक्रीज हुआ है। जैसे आप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ाई को मान लीजिए, इंडिया के बिना कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस हासिल कर लेगा, यह इंडिया ने डिक्लेयर किया कोप 26 मीटिंग के दौरान, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26 मीटिंग के दौरान। एक और इंडिया के प्रयासों से मिशन लॉन्च हुआ, मिशन लाइफ, यानी आप इस प्रकार से लाइफस्टाइल अपनाओ कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट कॉन्शियस लाइफ आप अपनाओ। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में देखो नई नई जैसे टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया एआई को तेजी से अडॉप्ट कर रहा है और अलग अलग सेक्टर्स में एआई का जो यूज है वो बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा चैलेंज देखो लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। टॉप 10% पॉपुलेशन के पास में 57% नेशनल इनकम है और टॉप 1% जनता के पास में 22% नेशनल इनकम है। तो वेल्थ का डिवीजन काफी ज्यादा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कुछ लोगों को तो बहुत फायदा हुआ है, लेकिन देखो कुछ लोग काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देखो इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन कई बार ना ग्लोबल इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं इंडिया का बस नहीं चलता। जैसे इजराइल हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया यूक्रेन वार है। कुछ अमीर देश जो हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे दूसरे देशों से, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, हमारी जॉब्स जाती हैं। तो फिर ऐसी इवेंट्स की सूरत में इंडिया भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये फिर मिडिल इनकम ट्रैप को तोड़ने वाली बात है। राइटर कहते हैं अगर इंडिया को हाई इनकम कंट्री बनना है ना, तो इसके लिए $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। आज के समय में जो इकोनॉमी का साइज है ना, उससे 20 गुना ज्यादा। इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। दूसरे चैलेंजेस हैं, जैसे बैंक एसेट्स की क्वालिटी खराब हो रही है, एनपीए बढ़ रहा है, फिस्कल कंसोलिडेशन में डिले चल रहा है, मतलब फिस्कल डेफिसिट लगातार ज़्यादा है, और ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में डिफिकल्टीज आ रही हैं। काफ़ी समय से बात चल रही है कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, लेकिन हुए नहीं हैं। वे फॉरवर्ड में देखो सिंपल पॉइंट्स हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज करो, उनको स्किल दो, यही पॉइंट बार बार घूम फिर के आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा स्पेंड करो। अभी देखो इंडिया 3.5% ऑफ जीडीपी इस पे एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। ग्लोबल एवरेज 4.5% है, तो इंडिया को ज़्यादा खर्च करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पे। इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आओ। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे ला सकते हो? जैसे लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए, वेज पैरिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल की। सबसे लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पोटेंशियल है वो भी उसको लॉक कीजिए आप। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को इंडिया यूज नहीं कर पा रहा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की जीडीपी में सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है, इसे 25% कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, कैसे इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकता है 2047 आने से पहले, क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस हैं इंडिया की, क्या करना चाहिए। अब क्वेश्चंस देख लीजिए। देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कंट्रीब्यूशन से संबंधित, और दूसरा रीजनल डिस्पैरिटीज से संबंधित। दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। दोनों क्वेश्चंस 15-15 मार्क्स के हैं, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप pwonlyes.com पे जाके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन।
कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़िया से पढ़िए। कल मिलते हैं फिर से एक ज़बरदस्त मज़ेदार और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट डिस्कशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।